हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राशिद JRF पर। मैं राशिद आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने GST की एक सीरीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एक सीरीज चला रखी है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारी उसी सीरीज की आगे की एक वीडियो है। इससे पहले हमने जितनी वीडियो GST के लिए अपलोड की हैं आप वो भी देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम ITC कहते हैं, बेटा, तो ये क्या होता है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हम परचेज़ करते हैं और उस परचेज़ पर जो हम टैक्स दे के आते हैं, ठीक है, जो हम परचेज़ करते हैं और उस परचेज़ पर जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं उसी को हम ITC कहते हैं। तो परचेज़ के टैक्स को ITC कहा जाता है, अगर हम इसको बेसिक इसका समझें। अब बात करेंगे हमारे जो हमें पढ़ना है आज ITC चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ITC होता क्या है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है GST में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं, बेटा, जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि जो हम कॉस्ट लाते हैं उस कॉस्ट पर जितना भी हम प्रॉफिट लेते हैं उस प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो यानी कि जितने का मैं माल लेके आया हूँ उसमें मैं जितना ऐड करूँगा एज अ प्रॉफिट, वो मेरा वैल्यू एडिशन होगा। तो कॉस्ट पे जितना मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा वो मेरा वैल्यू एडिशन होगा, और ये वैल्यू एडिशन ही मेरा एक्चुअल में टैक्स बनता है GST में। मैं जितना वैल्यू ऐड करूँगा, जितना भी मैं वैल्यू ऐड करूँगा, उतना ही मेरा टैक्स GST के रूप में मुझको पेमेंट करना पड़ता है। अगर मैं 10 रुपये की कोई चीज़ लेके आता हूँ और उसे मैं 11 रुपये में बेचता हूँ तो मेरा 1 रुपये पे मुझको टैक्स देना होगा, बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू एडिशन कितने पे किया है? केवल 1 रुपये पे मैंने वैल्यू एडिशन किया है। तो जितना मैं वैल्यू ऐड करूँगा उतना मैं टैक्स पेमेंट करूँगा GST में। और GST का एक सामान्य नियम भी है कि आप वैल्यू जितना भी चाहे उतना ऐड करें, उतना ही आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। द बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे आप देख रहे होंगे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ GST इज दैट द वैल्यू एडिड टैक्स वेयर टैक्स पेड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन इन एवरी ट्रांजेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना आपको पेमेंट करना होगा। अब दूसरी स्लाइड जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बेटा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? सबसे पहली बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 ये कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीन्स जो है वो इनपुट टैक्स है, बेटा। क्या है? वो इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स का मतलब है कि जितना मैं परचेज पर टैक्स दे के आया हूँ, जितना मैं परचेज पर टैक्स दे के आया हूँ वो मेरा इनपुट टैक्स होगा। वो मेरा क्या होगा? वो मेरा इनपुट टैक्स होगा। ठीक है, बेटा, वो मेरा इनपुट टैक्स होगा। तो टैक्स क्रेडिट जो है, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स ITC जिसको हम कहते हैं। तो ITC क्या होता है कि जितना मैं आउटपुट, यानी कि जितना मैं सेल्स पर, आउटपुट का मतलब हो गया सेल्स,
जितना मैं सेल्स पर, आउटवर्ड पर जितना भी मैं टैक्स दे रहा हूँ मुझको देना बनता है, यानी कि सेल टैक्स, जितना भी मैंने सेल्स किया उस पर जितना मेरा टैक्स बनता है उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, मैं इनपुट टैक्स माइनस करूँगा। यानी कि मैं जो परचेज पर टैक्स दे के आया हूँ, इनवर्ड सप्लाई जिसको हम कहते हैं, या इनपुट सर्विसेज भी कहते हैं, या कैपिटल गुड्स मैंने अगर ख़रीदा होगा, तो जो भी मैं परचेज पर टैक्स दे के आया हूँ, सेल्स के टैक्स में से मेरा परचेज का टैक्स माइनस हो जाएगा, जिसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, माइनस इनपुट टैक्स कहते हैं। आउटवर्ड सप्लाई टैक्स को माइनस करेंगे इनवर्ड सप्लाई टैक्स में से, तो मेरा क्या बन के आएगा, मेरा आईटीसी निकल के आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल के आएगा। अब बात करेंगे हम कि इनपुट टैक्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ये क्या कहता है। देखिए, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देखिए व्यक्ति रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स द सेंट्रल, चाहे वो सेंट्रल का टैक्स हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, या आईजीएसटी हो, या कोई यूटीजीएसटी हो, अगर वो कोई गुड्स का सप्लाई कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, या दोनों काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है, अगर वो आईजीएसटी पेमेंट करता है, सीजीएसटी पेमेंट करता है, एसजीएसटी पेमेंट करता है, या और कोई किसी भी प्रकार का टैक्स पेमेंट करता है, किस पर टैक्स पेमेंट करता है, परचेज पर, तो वो अपना इनपुट टैक्स के रूप में उसको माइनस कर सकता है अपने सेल्स के टैक्स में। ठीक है बेटा, सेल्स के टैक्स में से वो माइनस कर सकता है, ये इनपुट टैक्स उसको कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्या क्या इंक्लूड करता है। जैसा आप देख रहे होंगे क्या इंक्लूड करता है ये इनपुट टैक्स में, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, इसमें आईजीएसटी आपका इंक्लूड होगा। आपने कोई अगर आरसीएम, यानी कि आपने कोई अनरजिस्टर्ड से कोई परचेज़ किया है और उसमें कोई आरसीएम पे आपका टैक्स बना और आपने वो पेमेंट कर दिया, तो वो भी आपका आईटीसी में जाएगा। अगर आपने, ये भी रिवर्स चार्ज का है, अगर आपने ये रहा आईजीएसटी हो, आपका एसजीएसटी हो, आपका सीजीएसटी हो, ठीक है बेटा, या आपका यूटीजीएसटी हो, या आपका आरसीएम का टैक्स हो, ये सब आपका क्या होगा, ये सब आपका आईटीसी बनेगा बेटा। इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, इज इक्वल टू योर आईटीसी। ये सब आपका आईटीसी बनेगा। आई रिपीट अगेन कि अगर आपका आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आरसीएम का जो टैक्स है वो सब आप अपने आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हैं। क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, देखिए, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, क्या हैं आप बेटा, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, आप कंपोजिशन डीलर हैं तो ये आप इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको अगर कोई टैक्स पे आप लेके आए हो, आपके पास बिल भी है, पर क्योंकि आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड देख लें। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये स्लाइड है हमारी कि इनपुट किस किस को कहते हैं जिस पे हम क्रेडिट लेंगे। देखिए, आप अगर कोई गुड्स, आपका कोई, आपने कोई गुड्स है, आप कोई कैपिटल गुड्स आपने कोई गुड्स खरीदा है, आपने कैपिटल, यानी कि कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि ऐसा गुड्स जिसको आप बिजनेस में परचेज यूज़ करेंगे, जिसको आप यूज़ करेंगे किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है सोफ़े खरीदे, ऑफिस के लिए आपने कुर्सियाँ खरीदी, मेज़ खरीदी, अलमारी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, आपने कोई पंखे वगैरह खरीदे, यानी कि जो भी आप यूज़ के लिए अगर कोई ख़रीद रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप उसको सेल नहीं करेंगे। तो अगर आपने कोई सेल परचेस वाला गुड्स ख़रीदा तो वो गुड्स में आएगा।
और आपने यूज़ करने के लिए ख़रीदा तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। और यूज़ फॉर इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और कोई ऐसा सामान जिसे आप यूज़ करने चाहते हैं अपने बिजनेस में, वो भी आपका यहीं आएगा। कोई सप्लायर है, बी ए सप्लायर, अगर आप कोई सप्लाई करते हैं वो भी आपका इनपुट्स में आएगा। और उसके अलावा क्या है बेटा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरनेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है कि आप अपने बिजनेस को चलाते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपका चलता रहे बिजनेस, उसको फर्दरनेस ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो ये इनपुट्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि अगर कोई इमूवेबल को ही हम जो है मूवेबल को ही हम गुड्स कहेंगे, इनपुट्स कहेंगे, इमूवेबल को हम गुड्स नहीं कहेंगे। इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई और एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। देखिए, अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आप आईटीसी ले सकते हैं। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट का मतलब है जिस पे कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब है नो टैक्स, ठीक है, नो टैक्स, तो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि वो ऐसी श्रेणी में आता है जो जीएसटी में है ही नहीं, तो वो भी एक तरह से नो टैक्स वाली श्रेणी हो गई, तो ये इस पे भी कोई आईटीसी नहीं बनती। ज़ीरो रेटेड का मतलब होता है 0% टैक्स, ठीक है। ज़ीरो रेटेड में कोई टैक्स नहीं दिया जाता, पर क्योंकि वो ज़ीरो रेटेड है, उस पर 0% जीएसटी लगता है, तो उस पर आईटीसी आपको मिल जाएगी। तो जीरो रेटेड सप्लाई जो है, क्योंकि उसमें कोई टैक्स लगता नहीं है बेटा, पर फिर भी वो जो है आपका एक रेटेड सप्लाई है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पर एक रेटेड सप्लाई है, तो वो उस पर आपका आईटीसी अवेलेबल आपको होगा, आईटीसी उस पर अवेलेबल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये बात समझ जाइए कि जो आपका ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट जो सप्लाई होता है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है, तीनों में किसी भी प्रकार का टैक्स पेमेंट नहीं होता है, पर तीनों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अलग अलग है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि इस पे किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल का मतलब होता है कि वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो जीएसटी में है ही नहीं। और ज़ीरो रेटेड का मतलब होता है कि अब हम बात करेंगे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आपका आईजीएसटी है तो आईजीएसटी सबसे पहले आपको आईजीएसटी को आईजीएसटी में से ही डिडक्ट करना होगा, यानी कि आप आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के क्रेडिट से ही ले सकते हैं। अगर आईजीएसटी में आपका पैसा ना बच रहा हो, उसके बाद आप सीजीएसटी, उसके बाद अगर सीजीएसटी में भी ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो जाए तो एसजीएसटी, और फिर एसजीएसटी में भी ख़त्म हो जाए तो यूटीजीएसटी। इसी तरह से लेना होगा, पहले सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी। अब बात करेंगे सीजीएसटी। सबसे पहले तो सीजीएसटी में से ही आपको उसको एडजस्ट करना होगा। अगर सीजीएसटी में पैसा ना हो तो आप आईजीएसटी में से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। सबसे पहले तो आपको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में से ही उसको एडजस्ट करना होगा। अगर इसमें कोई सफिशिएंट बैलेंस नहीं बचता है तो फिर आईजीएसटी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से यूटिलाइज का प्रोहिबिट क्या है कि आप किस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपका सीजीएसटी है बेटा, सीजीएसटी है, तो शेल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी के पेमेंट में इसका यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह आप अगर आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है तो आप एसजीएसटी यूटीजीएसटी में सीजीएसटी का पेमेंट यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, तो ये प्रोहिबिशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपको मनाही की गई है। तो ऊपर की ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आईजीएसटी को कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सीजीएसटी को, और
यूटी जीएसटी एसजीएसटी को किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बेटा। अगर आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे कि सबसे पहले आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। किसका इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए। जो सप्लायर आपका जो आपको इनवॉइस देता है उसका इनवॉइस होना चाहिए। किस कंडीशन में, अगर आपका रेगुलर सप्लाई है। उसके बाद अगर इनवॉइस इशूड बाय रेसिपेंट, यानी कि मैं ही खरीद रहा हूँ और मैं ही इशू कर रहा हूँ, तो वो केस हो गया आरसीएम का, रिवर्स चार्ज वाला। तो उसमें मेरे पास मेरा बिल होना चाहिए। डेबिट नोट के मामले में सप्लायर द्वारा दिया गया डेबिट नोट, और बिल ऑफ एंट्री के मामले में फॉर असेसमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपका ये लगती है, तो आप इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। और इन्वॉइसेज इश्यूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और आईएसडी के द्वारा जो इन्वॉइस आपको दिया गया होगा, ये भी इसके थ्रू भी आप जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करेंगे हम कि किन व्यक्तियों को आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। पर्सन नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। देखिए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है बेटा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं जीएसटी में, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। तीसरा, आप अगर ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जो एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल की श्रेणी में आता है, तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो 3 व्यक्ति, या तो वो रजिस्टर्ड ना हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन स्कीम में हो, या वो ऐसी सप्लाई कर रहा है जो नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो वो व्यक्ति आईटीसी नहीं ले सकते। ये तीनों व्यक्ति आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का आईटीसी नहीं ले सकते। इसके बाद बात करेंगे कि मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर टेकिंग आईटीसी। तो देखिए, 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल का पीरियड मैक्सिमम होता है। किस से लेके, जब आपका बिल बना बेटा, उससे लेके आप मैक्सिमम 1 साल तक आप जो है बिल जो है आप आईटीसी अगर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, फिर आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। अब उसके बाद बात करेंगे हम, ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि एक्सपायरी ऑफ आईटीसी फॉर इनवॉइसेस बियॉन्ड द ईयर, सेक्शन 18(2). देखिए, अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय लगाते हैं आईटीसी में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये मैंने पीछे बताया। तो 1 साल से ज़्यादा अगर आप टाइम लगाते हैं आईटीसी लेने में, नहीं लेते हैं, तो आपका आईटीसी लैप्स हो जाएगा, फिर आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आईटीसी कहाँ, किस आईटीसी प्रोहिबिट की गई है कि आप आईटीसी नहीं लेंगे, उसको ब्लॉक क्रेडिट माना जाएगा, आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं, वो सेक्शन 17 बताता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा गुड्स, वेयर गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे देखिए वेयर गुड्स और सर्विसेज पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पर्सनल, यानी कि आप बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हैं और पर्सनल में भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। वेयर गुड्स और सर्विस बोथ पार्टली यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों प्रकार की सप्लाई में का गुड्स का काम कर रहे हैं आप, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर इन केस ऑफ बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग कंपनी हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी हैं, तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। और प्रोहिबिट लिस्ट आपको दी गई है टैक्स क्रेडिट की, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति आईटीसी नहीं ले सकते, तो इन लोगों को भी आईटीसी लेने के लिए मना किया गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है समझ में आई होंगी, जो हमने बातें की हैं आज आईटीसी से रिलेटेड। ये सीरीज, जीएसटी की सीरीज, जब तक ये हम कंप्लीट नहीं कर लेते चलती रहेगी। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस, तो ये जीएसटी की सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन आपके अलावा आप अपने दोस्तों
में ज़रूर शेयर करें अपने, जो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो स्टूडेंट, आप उनको ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।